अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस्लामी ताउन तंजीम का 48वां इजलास जो है वो पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में हो रहा है। ये इजलास उस मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान अपने क़याम के फ़ैसले का 75वीं सालगिरह जो है उसका दिन मना रहा है। इस हवाले से ये दिन और इस दिन की मुनासबत दोनों जो हैं वो अहमियत की हामिल हो जाते हैं। ये इजलास जो है ये यकीनन इस एतबार से भी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त दुनिया में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसके तनाजुर में मुस्लिम उम्मा जो है वो क्या सोच रही है और अपने मुस्तकबिल के हवाले से जिस राह का तयन करना है उसके बारे में क्या फ़ैसले जो है वो होते हैं। आज इस इजलास का जो इफ्तिताई सेशन था उससे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भी खिताब था। उन्होंने जहाँ इस्लामोफोबिया पर तफसील के साथ बात की, जहाँ उन्होंने मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद दी कि अब 15 मार्च जो है उसको इस्लामोफोबिया को कम्बाट करने के हवाले से दिन के तौर पर मनाया जाएगा, वहीं उन्होंने मज़ीद काम करने की ज़रूरत और इत्तेहाद जो है उस पर ज़ोर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल जो है उस पर भी बात की। उन्होंने अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने पर जो है ज़ोर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर जो है वो गैर जानिबदार रहा जाए, हमें किसी का साथ देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अमन का साथी तो होना चाहिए, जंग का नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की और ज़ाहिर है कि मुस्लिम उम्मा के किरदार OIC के हवाले से उन्होंने ये बात भी कही कि जो किरदार हमें अदा करना चाहिए, जो मौसर और मोतबर रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए, उसके अंदर हैसियत मजमूई हम नाकाम हुए हैं। ये जो सूरत हाल है और अब ये एक बड़ी चीज़ थी कि कश्मीर की बाज़गश जो है OIC के प्लेटफॉर्म से भी बड़े मुदल्दल अंदाज में जो है वो सुनाई दी है। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम शमशाद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। शमशाद साहब, पहले तो ज़रा आप अपनी एक राय दीजिएगा कि वज़ीर आज़म का जो आज OIC की कॉन्फ्रेंस से ख़िताब था उस पर आपकी क्या तासुरात हैं, क्योंकि जब पहला फ़ेज़ था उनकी तकरीर का वो ऐसे लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मुखातिब हैं कि मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे पता है ये होना चाहिए। हैसियत मजमूई आप कैसे इसको देखते हैं? नदीम, सबसे पहले तो मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि ये 75वीं सालगिरह के मौके पर OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है ये बुनियादी तौर पर जब सालगिरह के तौर पर मनाया जा रहा है तो सॉलिडेरिटी के लिए, तो ये बहुत हमारी सिफारती कामयाबी है। ये आम तौर पर मैं इस किस्म की मीटिंग्स वगैरह का इतना हामी नहीं होता, लेकिन मुझे अब तक याद है कि 98 में या 97 में गालिबन, हाँ 97 में मैं खुद जिस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी मेरा तयन किया गया था तो फ़ौरन चंद माह बाद उस वक्त OIC की समिट मीटिंग इस्लामाबाद में हमने मुनक़द की थी 50वीं सालगिरह के मौके पर, और उसकी भी अहमियत यही थी, सिंबॉलिक अहमियत बहुत थी कि पूरी आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया जा रहा था। तो ये एक सिफारती लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत कामयाबी है और इसके लिए इमरान ख़ान को मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि उनकी तकरीर, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं भी आज उनकी तकरीर सुन रहा था, कतई नज़र इसके कि बिल्कुल आपका तासुर दुरुस्त है कि वो इस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, तो वो थी भी तो पार्लियामेंट ही थी। और एक तरफ तो देखिए कि वो आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि उस पार्लियामेंट की, हमारी पार्लियामेंट की जो कुर्सियां हैं उनका जो साइज़ है उसी से अंदाज़ा हो गया था कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है
जहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हर दफा जब वो मीटिंग करते हैं तो आधे से ज्यादा वो सोए हुए होते हैं, क्योंकि कुर्सियों का साइज, उनका जो तरीका है, ये आम पार्लियामेंट्स की तरह नहीं है। जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, लकड़ी की सीधी कुर्सियां होती हैं, बड़े तरीके से बैठते हैं। तो हमारे ये जनरल ज़िया ने पार्लियामेंट जब बनाई थी तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को हर वक्त सोया रखने के लिए ये पार्लियामेंट बनाई थी, इस तरीके से कि वो पार्लियामेंट में भी आकर सो रहे हैं। और अब इसमें शमशाद साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। आप बहुत मंजे हुए सफारतकार हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब का खिताब था, आप समझते हैं कि ये सफारतकारी के मुरवजा असूलों पर पूरा उतरता है? और जिस तरीके से उन्होंने बात की, आपको क्या लगता है? तदीम, क्या असूल होते हैं सफारतकारी के, मुझे बताइए। वो पर्चियां लेके हाथ में बैठ के पढ़ रहा, यार तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों ने सफारतकारी को क्या समझ रखा है। बदकिस्मती देखिए कि अगर इमरान खान, आपका एक प्राइम मिनिस्टर जो है, वो पढ़ी हुई तकरीर नहीं कर रहा तो आप समझते हैं कि उसको सफारतकारी नहीं आती। मैं कहता हूं इस पर जितना फख्र किया जाए उतना कम है। आज उसी वक्त जब मैं इसकी तकरीर सुन रहा था, सच्ची बात पूछिए, मैं ये सोच रहा था कि शर्म है उन लोगों पर जो चाहते हैं कि ये चला जाए, ये प्राइम मिनिस्टर ना रहे, क्योंकि ये कौम को पहली दफा एक ऐसी क़यादत नसीब हुई है जो दुनिया के वाक़यात, हालात को अच्छी तरह समझती है, उन पर बात कर सकती है, और पाकिस्तान के मफादात ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के मफादात के हवाले से दुनिया को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है सिफारती कि जी सफारतकारी के असूलों के मुताबिक नहीं था। मैं कहता हूं इस किस्म की तकरीर कोई और क़यादत नहीं कर सकती। ये हमारे लिए फख्र का बायस होना चाहिए। ये आप लोग पता नहीं सफारतकारी को क्या समझते हैं। मैं 40 साल मैंने इस प्रोफेशन में गुजारे हैं, ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान यानी दुनिया में एक ऐसी क़यादत है जो खड़े होकर, यानी जो एजेंडे की चीजें थी उस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये हो रहा है, और एजेंडे पे तो बहुत से टॉपिक थे, यानी कोई चीज छोड़ी नहीं उसने इतनी अपनी मुख्तसर तकरीर में। उसने अफगानिस्तान का जिक्र किया, उसने यूक्रेन का जिक्र किया, फलस्तीन का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, और इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, टेररिज्म का जिक्र किया। मुझे बताइए कोई मामला उसने छोड़ा? उसने सब कुछ आईना दिखाया है। अच्छा, इसमें आप जी शमशाद साहब, इसमें एक चीज है, आपने जो बात की है उसको बराबर जगाया उसने। सही है। इसमें एक सवाल ये है कि उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि OIC को जो है वो जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक मुत्तहदा फ्रंट जो है वो बनाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये मुत्तहदा फ्रंट की बात कर रहे हैं तो क्या वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ से यकसा पॉलिसी या यकसा ज़ुबान में बात हो सके? जी बिल्कुल। देखिए, ये बात जो है ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इमरान खान ले रहा है, और ये उसी की हिम्मत है जो दुनिया को इस तरीके से समझने की वजह से ये इनिशिएटिव ले रहा है। अब आपको थोड़ा सा ये इस्लामी दुनिया का जो मंजरनामा है वो समझने की जरूरत है। 1/4 दुनिया की पॉपुलेशन है इसकी, और दुनिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं 60% एनर्जी रिसोर्सेज की मालिक है। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इसी तरह 70% जो है वो इन 57 मुल्कों के अंदर होते हैं। और उसके बावजूद, इतनी बड़ी दौलत के बावजूद, आलम इस्लाम का ये हाल है कि दुनिया की जो GDP है उसमें सिर्फ 5% हिस्सा है। ये बदकिस्मती नहीं, ये चीजें बता रहा है। और फिर ये कह रहा है कि हम 57 मुल्क होने के बावजूद, इतनी दुनिया में इतनी भारी अक्सरियत के बावजूद, यूनाइटेड नेशंस में क्या पूरी आलमी सतह पर हम इतने डिवाइडेड है आपस में कि हमें फैसला साजी में कोई रोल ही नहीं मिल रहा।
तो ये चीजें तो हकीकत जो उसने बयान की है, ये पहली दफा इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान को कोई लीडर जो है वो इस्लामी दुनिया को इस तरीके से समझा रहा है कि तुम लोगों ने अपने आप को एक रैक बना लिया है, एक डूबा हुआ जहाज बना लिया है। एक जहाज होता था ये नेपोलियन के जमाने में, जब नेपोलियन को शिकस्त हुई थी और उस वक्त जो फ्रांस का एक फ्लीट भेजा गया था उस जजीरे को ऑक्यूपाई करने के लिए, जो बर्तानिया ने नए बादशाह, फ्रांस के बादशाह को वो जजीरा दिया। वो फ्लीट जो था, वो नया बादशाह जो था फ्रांस का, पता नहीं कौन, लुई कौन सा था, तो उसने अपना एक दोस्त कस्टम का पोर्ट पे, बंदरगाह पे जो कस्टम ऑफिसर था, उसको फ्लीट का कमांडर बना के भेज दिया। तो वो नेविगेशन तक नहीं जानता था। नतीजा ये हुआ कि पूरा फ्लीट डूब गया। और उसका जो रैक है, उसकी आप पेंटिंग जाके देखें, लूव गैलरी में पड़ी हुई है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये आलमी इस्लाम जो है, इस्लामी दुनिया जो है, ये मेडूसा रैक है। मेडूसा उस पेंटिंग का नाम वो है। शमशाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज मेरे जो दोनों मेहमान हैं, पाकिस्तान की सफारतकारी के दोनों बड़े मोतबर और बहुत बड़े नाम हैं। रियाज खोखर साहब ने सेक्रेटरी खारजा रहे। रियाज खोखर साहब, OIC इजलास पर मैं शमशाद साहब से भी राय ले रहा था। मैं आपका भी फीडबैक चाहूँगा कि ज़रा ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब था, उस पे आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था फॉरेन ऑफिस से, शायद उन्होंने उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने अपना फोकस ज़्यादातर रखा इस्लामोफोबिया पे और रियासत मदीना और अफगानिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन, ये मामलों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा वो और क्या कह सकते थे। मेरा ख्याल है ही मेड एन इम्पैक्ट टू द एक्सटेंट कि भाई ये वाकई एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि इस्लामोफोबिया पे जो UN रेजोल्यूशन अप्रूव हुआ है डिक्लेयरिंग 15 मार्च एज इस्लामोफोबिया डे, ये मेरा ख्याल है बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसका क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान को जाता है और इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है, इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले किया। इसमें एक चीज़ और है और वो ये है कि जो मैंने सवाल शमशाद साहब से भी किया, वो दोबारा आपसे उस पर ज़रा बात कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि OIC का उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा फ्रंट बनाया जाए और वो जो है, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं जो दरपेश होते हैं मुस्लिम उम्मा को, उस हवाले से एक यकसानियत पैदा हो सके। आप क्या समझते हैं कि ये OIC इस हवाले से, इस तजवीज़ को लेके आगे कोई पेशरफ्त आपको लगता है होगी? भाई, ये मेरा ख्याल एक सजेशन है, मगर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, देखिए यूनिटी, ये जो 3 एलिमेंट्स इन्होंने इंडिकेट किए हैं, यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। यूनिटी का तो देखिए इस्लामिक उम्मा यानी हरीम उम्मा में इतने मसाइल हैं यानी बिटवीन कंट्रीज कि ये यूनिटी वगैरह जो है ये ज़रा नेबुलस मामला है इस वक्त, मगर इट शुड बी दी ऑब्जेक्टिव। मगर मेरा ख्याल है इसको नियर टर्म में या लॉन्ग टर्म में भी अचीव करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत से सीरियस मसले हैं इस्लामिक वर्ल्ड में। आप
सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुक देख लीजिए, ये लड़ाइयाँ जो चल रही हैं अभी तक, सीरिया सेटल नहीं हुआ, इराक सेटल नहीं हुआ, लीबिया, ये यमन, अफगानिस्तान, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये कोई सिंपल नहीं है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। तो इसमें ज़रा मेरा ख्याल है बहुत से जो खास करके जो हमारे अरब दोस्त हैं, मेरा ख्याल है वो ज़रा सोच समझ कर इस चीज़ के ऊपर पता नहीं आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। अच्छा, मैं रियाज खोखर साहब आता हूँ। शमशाद साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान पर भी आज अफ़गानिस्तान को तस्लीम किए जाने की बात की है। आपको क्या लगता है कि OIC प्लेटफॉर्म से जो अरब क़यादत है या बाकी जो लोग हैं इस तरफ कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है? क्योंकि ज़ाहिर है हमें बड़े इस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से हम पे बड़ी एक अजीब सूरत हाल का हमें सामना है। नदीम, अभी तक तो हम बात कर रहे थे इमरान खान के रोल पर कि ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस इनिशिएटिव के हवाले से इमरान खान की कामयाबी पर बात कर रहे थे, और मैं समझता हूँ और रियाज ने भी एंडोर्स की है ये बात कि ये बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। लेकिन अब इस कामयाबी को सिफारती सतह से, अलामती सतह से आगे ले जाने के लिए तो उस पे ज़रा थोड़ा सा शक इस वजह से पैदा होता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक चौथाई आबादी वाली एक उम्मत जिसको कहा जाता है और जिसके पास दुनिया के सारे दौलत मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, चाहे वो एनर्जी के रिसोर्सेज हों या दूसरे मटेरियल सोर्सेज हों, उसके बावजूद उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं। इकोनॉमिक सतह पर सिर्फ 5% है उसका हिस्सा GDP में, और भी देख लीजिए गुर्बत का लेवल जो है और इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी डिसीजन मेकिंग में रोल है उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये इनमें इमरान खान के बस की बात कोई नहीं, ये है उन 57 मुल्कों का जो अपना वर्ल्ड व्यू है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और उसकी वजह इस वजह से जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि जो क़यादत है इस्लामिक दुनिया की वो करप्ट तरीन क़यादत है तकरीबन 57 मुल्कों की, सबके सब मां सवाए चंद मुल्कों के। तो इस वजह से ये इस्लामी दुनिया अभी तक इतना है कि कॉलोनियलिज्म के बाद आज़ाद तो हो गए, लेकिन उनके पास कोई सही मानों में आज़ादी नहीं फैसले करने की। अभी भी वो बड़े फैसलों के लिए वो मगरब की तरफ ही देखते हैं, वहाँ से जो अहकामात मिलते हैं वो होते हैं। तो ये तवक्को करना कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई इस्लामी दुनिया जो है वो कोई बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगी, ये भूल जाइए आप। इन बातों पे आप तो इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होगा, कोई फॉलो अप नहीं होगा। अब मैं वो नेगेटिव पहलू इतना उजागर नहीं करना चाहता कि एक अच्छी बात हो रही है पाकिस्तान में तो इसी वक्त मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी कुछ नहीं, तो ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब ये इमरान खान के हाथ में तो कोई बिजली का बटन नहीं है ना। तो असल चीज़ वही है कि 57 मुल्कों के जो लीडर हैं उसमें कितने लोग हैं जो इमरान खान की तरह सोचते हैं। मेरा नहीं ख्याल दूसरे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं, लेकिन इसका कसूरवार आप इमरान खान को तो नहीं समझ सकते। तो ये हमें अपनी क़यादत पर फख्र कर सकते हैं कि एक पहली दफ़ा एक ऐसा शख्स आया है जो बकौल आपके अब पर्चियाँ नहीं पढ़ रहा और बाकायदा खड़ा होकर दुनिया के हर मसले पर बात कर रहे हैं। शमशाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें रियाज खोखर साहब दो चीज़ें हैं। देखिए, ठीक है, अलामती तौर पर पाकिस्तान में ये बड़ी अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की, और ज़ाहिर है जो शमशाद खान साहब कह रहे हैं कि कोई फॉलो अप नहीं होगा, कोई इसकी वो नहीं है। लेकिन
ये जो कुछ मसाइल तो जेन्युइन है, जैसे अफ़गानिस्तान का इशू है, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि उसको तस्लीम किया जाना चाहिए, सारा दबाव जो है वो हम पर पड़ा हुआ है। कश्मीर का मसला जो है ठोस अंदाज में बात हुई है। आप समझते हैं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म से इस हवाले से एक ताकतवर अंदाज में बात तो हुई? देखिए, मैं शमशाद साहब से एग्री करता हूँ, इन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए हैं बिल्कुल मुनासिब हैं। देखिए, बात यह है कि जो यानी OIC है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका वो वजन नहीं है जो हम समझते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि कभी OIC की आवाज़ सुनी नहीं गई। जो मुल्क जो मैटर करते हैं दुनिया में, जैसे कि भाई USA है या रूस है वगैरह वगैरह, और उनके साथ आपस में भी जो मसले हैं वो और चीज़ है। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि द कंबाइंड वेट एंड वॉइस इज नॉट हर्ड। आपने अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान ने ठीक है अपनी तरफ से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही पेश किया और अपील की है कि अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करना चाहिए, उनको स्टेबलाइज करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी, ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। मगर देखिए, जब तक वो बड़े मुल्कों से इशारे नहीं आएंगे तो ये OIC के जो मेंबर्स हैं ये इस चीज पे ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। वो समझेंगे कि भाई इशारा आएगा तो फिर बात बनेगी, वरना इस हालत में वो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ रिकग्निशन वगैरह अभी हमने खुद नहीं किया रिकग्नाइज। यानी हमारे ताल्लुकात तो है उनके साथ, मेल मुलाकात वगैरह है, बट हमने उनको ऑफिशियली तो रिकग्नाइज नहीं किया। अब देखिए, उनके शायद फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, मैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है आए नहीं आए। तो अब देखिए ना, वो इसलिए नहीं आए कि उनका झंडा भी नहीं लग सकता, ठीक है ना। ये सीधी सी बात है कि वो नहीं आए इसलिए कि भाई उनका झंडा भी नहीं लग सकता, और उन्होंने सोचा होगा कि भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो हुआ था पिछले साल अफगानिस्तान के, खास तौर पे अफगानिस्तान पे, उससे भी कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, कोई खास असिस्टेंस नहीं मिली, और वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, बच्चे मर रहे हैं, यानी इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसान बातें हैं। इसमें रियाज खोखर साहब, एक बात फिर मैं शमशाद साहब की तरफ जाता हूँ। ये फरमाइए कि आज वज़ीर आज़म साहब ने लीडरशिप के कॉम्प्रोमाइज़ होने की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हम मौसर नहीं रहे इस प्लेटफॉर्म से, वो किरदार नहीं अदा कर पाए जो हमें अदा करना चाहिए था। आप भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर ये क्या इसको यही लिया जाए कि ठीक है तकरीरें बहुत अच्छी हो जाएंगी, शायद करारदादें भी पास हो जाएं, लेकिन और इसकी अलामती एक हैसियत वही है कि ठीक है पाकिस्तान में हो गई, इतने मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा आगे एक वो हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, देखिए, जहाँ तक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को वो तो खैर बिल्कुल मुनासिब है। देखिए, 2 आगे पीछे कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पाकिस्तान में, ये ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू पाकिस्तान और हमारी डिप्लोमेसी टू दी एक्सटेंड। अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां हैं, या हम किसी मुल्क को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी मुल्क को दबा नहीं सकते, तो यानी अपनी डायरेक्शन में, तो ये कंसेंसस पे डिपेंड करेगा, और कंसेंसस ये आसानी से बनता नहीं है। ठीक है, रेजोल्यूशन वगैरह पास हो जाते हैं, मगर मेरा ख्याल है बाद में कोई पड़ता भी नहीं है उनको। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए, कश्मीर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। OIC में हमेशा ये रेजोल्यूशन वगैरह तो आते रहते हैं, मगर उस पर कभी कोई अमल नहीं होता। लेकिन OIC के पास कोई फौज तो नहीं है, और यहाँ कोई उनके पास ऐसा वो नहीं है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही है ना, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। सो बहरहाल कोशिश तो इमरान खान ने अपनी तरफ से तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सही पेश किया है। और अच्छा, अब इसमें शमशाद साहब, जो रियाज खोखर साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है आप रेजोल्यूशन भी पास कर लेंगे, कश्मीर का मसला है, हम बड़ा कहते हैं वो जी OIC जो है उधर से कुछ नहीं आता, फिर कहते हैं नहीं रिडंडेंट अदारा है, उसका कोई वज़न ही नहीं है, उसका कोई वेट ही नहीं है।
अब अगर आप देखें तो पूरे मुसलमानों की ये तंजीम है और उस तंजीम का कोई वेट ना हो और हम ये कहें कि जी करारदाद पास भी होगी तो क्या अब उससे फ़र्क पड़ेगा, और फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप की भी बात करें, तो फिर उस पर क्या कहेंगे शमशाद साहब? नहीं, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो पहले खुद यही बात कही है कि OIC बजाते खुद नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है। आप बात कर रहे हैं कंसेंसस की, तो 57 कंट्रीज में कंसेंसस नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन 57 में 8 या 10 मुल्कों के जो बड़े मुल्क हैं, जो अहम ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरब है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये ममालिक जो हैं, इवन इन अमंग देम कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। जब आप बात कर रहे थे कि जी ब्लॉक कोई मुसलमानों का होना चाहिए, या जो इमरान खान ने तजवीज़ दी है, वो मैं नहीं समझता कि वो OIC में कामयाब कर जाएगी, क्योंकि OIC तो इस वक्त एक हुक्मरानियत की वो है, तंजीम है। यानी सऊदी अरब के बगैर ये तंजीम बिल्कुल बेमानी है, कोई चीज़ नहीं चल सकती। एक मुल्क चला रहा है इस मुल्क को, जहाँ पे ये तंजीम वाक़ई है। लेकिन अगर वाकई आपने एक यूनाइटेड नेशंस टाइप या नेटो टाइप कोई तंजीम बनानी है, तो उसके लिए 8 या 10 अहम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, और उनको फिर सिर्फ एक शोबे में नहीं, बल्कि सियासी शोबे में, इकोनॉमिक शोबे में, और फिर सिक्योरिटी के शोबे में, मिलिट्री में बाकायदा एक उसके सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, कोई ट्रीटी साइन करना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा शमशाद साहब, इसमें एक और चीज़ है, वो कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत थी, उसकी अहमियत क्या है? क्या वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में उनकी मौजूदगी जो है वो थी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? जी, उसके बहुत पहलू हैं उसकी अहमियत के, न सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से, बल्कि ये जो रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है इसके हवाले से भी है, और वैसे भी अब इस्लामी दुनिया में जो ख़ास तौर पर ये जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उस हवाले से भी मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान का जो रोल है जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से, इन सब वजूहात की बने पे इसका ताल्लुक इन इस्लामी मुल्कों में और उन ममालिक में जिनका जो एनर्जी रिच ममालिक हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन ये सिर्फ अलामती चीज़ें हैं। चाइना को ज़ाहिर है कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने मुहैया करवाया है ताकि वो इन 57 मुल्कों, अगरचे हमसे ज़्यादा उनके ताल्लुकात हैं इन मुल्कों में अक्सर के साथ, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चाइना को मौका दिया गया, और इससे सिग्नल और बहुत से भिजवाने थे जो मेरे ख्याल में चले गए होंगे। इसमें रियाज खोखर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे पास आखिरी 40 सेकेंड है। मैं शमशाद से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, और ये बहुत अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है कि चीन इज ए नेचुरल पार्टनर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ये मैं की तरह हमें कंटिन्यूटी देखिए, ऑल कंटिगुअस, यानी चीन ले लीजिए, वहाँ से पैसिफिक से लेके और अटलांटिक तक। आप सोचिए कि चीन के इन मुल्कों के साथ रिश्ते वाकई बहुत अच्छे हैं। और देखिए, चीन तो तकरीबन 70% 80% तेल उनका यहाँ से जाता है, तो ख़ास करके गल्फ के ममालिक जो हैं वहाँ से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, और अपना ईरान is also a very critical country in this region. तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शमशाद साहब ने सही कहा, ये बहुत अच्छा है, and I hope they make China as an observer. इस वक्त रूस है, ऑब्जर्वर है, और इसी तरह शायद अमेरिकन भी तो आया हुआ है, और वो भी शायद ऑब्जर्वर है। शमशाद है ना, राइट? जी हाँ जी हाँ। तो रियाज खोखर से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब। ओवरऑल इट इज अ ग्रेट क्रेडिट टू पाकिस्तान। ओके, बहुत शुक्रिया रियाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।